तो ज्योग्राफी क्या है? भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी की सतह, उसके प्राकृतिक स्वरूप, जलवायु, संसाधन, मानव समाज और उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और जो ज्योग्राफी है उसका दो पार्ट होता है, एक फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी में पहला टॉपिक होगा हम लोग का ब्रह्मांड। और जो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इस पीपीटी में कि इरेटोस्थेनीज को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं। ठीक है, भूगोल के पितामह कौन है? तो इरेटोस्थेनीज। तो इसको याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी भी इंटरव्यू में आपसे पूछता है कि ज्योग्राफी पढ़े हैं, तो आपसे एक क्वेश्चन पक्का पूछ ही लेता है कि व्हाट इज ज्योग्राफी। तो इसलिए ज्योग्राफी का ई परिभाषा याद कर लेना है, आपको आगे जाके काम देता है। अभी तो कोई भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव एग्जाम में आपसे ये चीजें नहीं पूछे जाएंगी, लेकिन इंटरव्यू में ऐसे ही नॉर्मल नॉर्मल सवाल पूछे जाते हैं। तो याद रखना है कि ज्योग्राफी के पितामह कौन है? इरेटोस्थेनीज। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान। तो खगोलीय घटनाओं का जो अध्ययन होता है उसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल विज्ञानों का अध्ययन से संबंधित जो भी चीजें पढ़ते हैं वो एस्ट्रोनॉमी में पढ़ते हैं। तो ये भी वन लाइनर में आपसे पूछ सकता है। पहला जो हम लोग टॉपिक लेके चल रहे हैं वो कॉस्मोस यानी कि ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड यानी कॉस्मोस को हिंदी में ब्रह्मांड कहा जाता है। जो भी संपूर्ण सृष्टि है, संपूर्ण सृष्टि, अंतरिक्ष और समय व्यापक विस्तार, मतलब कहने का मतलब है कि जो भी आपको छत में खड़ा होकर देखिएगा, चांद, सितारा, तारा, ग्रह वगैरह सारा ब्रह्मांड का भाग है। ठीक है, जितने भी खगोलीय पिंड हैं वो सारे ब्रह्मांड के हिस्से में आते हैं। जैसे कि मान के चलिए, अभी आगे जाके हम आपको पढ़ाएंगे बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, तो मान के चलिएगा कि ये अपनी गैलेक्सी है। ठीक है, अपनी आकाशगंगा है, तारों के समूह को गैलेक्सी यानी आकाशगंगा कहते हैं। और जो हम जिस आकाशगंगा में हैं उस आकाशगंगा का क्या नाम है? तो उसका नाम है मिल्की वे, यानी कि मंदाकिनी। लिख लेना है, अपनी वाली आकाशगंगा का क्या नाम है? मंदाकिनी, मिल्की वे। ठीक है, और जो हमारी मंदाकिनी की सबसे नजदीकी जो भी आकाशगंगा है उसका क्या नाम है? उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी, एकदम सेंचुरी के करीब में। तो जितने भी खगोलीय पिंड हैं, जितने भी खगोलीय घटनाएं आप छत में खड़ा होकर देखते हैं ना, तारा का टूटना, तारा, सितारा, ग्रह उपग्रह, सभी चीजें ब्रह्मांड की भाग है। ठीक है, जिस तरह से अगर आप देखिएगा कि ब्रह्मांड में ग्रह, तारे, आकाशगंगाएं तथा ज्ञात अज्ञात शक्तियां समाहित है। क्योंकि ग्रह का तो हमें पता है अपने सौर मंडल के ग्रह का, और भी गैलेक्सी में और भी आकाशगंगा में कितने ग्रह होंगे, कितने तारे होंगे, ये तो हमको नहीं पता है, क्योंकि हम बहुत कम ही तारे देख पाते हैं। ठीक है, तो इन सभी ज्ञात और अज्ञात शक्तियों को समाहित करके रखा हुआ है ब्रह्मांड। अब ये समझ लीजिए कि क्या हुआ था बिग बैंग थ्योरी में। बिग बैंग थ्योरी एक खगोलीय पिंड था, बहुत सघन था, उसका डेंसिटी बहुत ज्यादा था। ठीक है, और सडनली उसमें किसी कारण से उसमें विस्फोट आ गया, बिखराव आ गया, और उसी बिखराव से ब्रह्मांड बना। ठीक, ये बिखराव हुआ और बिखराव से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो जो सबसे इस बिखराव में बढ़ते बढ़ते विस्तारित होते हुए अभी भी विस्तारित हो रहा है, इसको हम अभी ब्रीफ में बता रहे हैं, आगे जाके अच्छे से पढ़ना। तो विखराव होते होते जो किनारे में हम लोग समझ लो, इस किनारे पे वाले भाग में हमारी गैलेक्सी आ चुकी है, और इसी गैलेक्सी के अंदर हमारा सौर मंडल है।
इसी गैलेक्सी के अंदर सौर मंडल है जिसमें सूरज और अपने 8 ग्रह हैं। और इसके बाद इससे आगे बढ़िएगा तो ये नक्षत्र है, ठीक है। फिर यहाँ गैलेक्सियों का समूह है। फिर आगे बढ़ते जाइएगा तो इतने सारे खंड हैं, ठीक है। और जो भी 3 गैलेक्सियां होती हैं उसको क्लस्टर बोलते हैं। 3 गैलेक्सियों के समूह को क्लस्टर बोलते हैं। नोट डाउन करते जाना है फैक्ट वाला चीज को। तो ये गैलेक्सी है और 3 गैलेक्सी के समूह को क्लस्टर कहते हैं। और जितने भी खगोलीय पिंड है, जो ज्ञात अज्ञात है, ग्रह है, तारा है, वो सभी ब्रह्मांड है। अब हम लोग आगे चलते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विस्तार कैसे हुआ। अभी तो हम लोग देखे ना कि ब्रह्मांड में क्या क्या चीजें हैं, लेकिन ब्रह्मांड बनी कैसे, इसके बारे में जानना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ब्रह्मांड यानी कि ओरिजिन एंड एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है उसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके जो खोज करता है वो है जॉन लैमिनेटर। जॉर्ज लैमिनेटर। यह सिद्धांत क्या कहता है कि ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले एक महाविस्फोट बिग बैंग से उत्पन्न हुआ है। जैसे आप नहीं देखते हैं, बच्चा लोग खेलता है तो एकदम बम से आवाज करता है ना, और जब आवाज करता है, अगर फटेका आप जलाते हैं और आवाज करता है तो देखते हैं कि उसके आसपास बहुत सी चीजें उस फटेका के अंदर से निकल के आता है, बारूद निकल के आता है। तो इसी तरह से समझ लीजिए कि एक सघन पिंड था, एक खगोलीय पिंड था। और अगर बहुत और अच्छे से समझना है तो ऐसे समझिए कि मूरी का लड़ुआ था, ठीक है। मूरी का लड़ुआ था और वो भड़क गया, और भड़क के उसमें बहुत सारा बितर बितर हो गया और उससे अलग अलग चीज बना। तो यही जब सघन पिंड था, इसमें जब बिखराव हुआ, तो बिखराव होने के साथ साथ बहुत से खगोलीय पिंड बने, ग्रह बना, गैलेक्सी बना, और इसी के तहत ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और इस सिद्धांत को हम लोग देख रहे हैं, इसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर जो थ्योरी दिया गया है उसको बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं, जॉन लैमिनेटर के द्वारा, कि 13.8 अरब वर्ष पहले एक ब्रह्मांड में एकदम सघन पिंड था, एकदम समझ लीजिए उसका डेंसिटी, घनत्व तो बहुत ज्यादा था, एकदम मजबूत था। सडनली उसमें किसी कारण से विस्फोट हो गया, और विस्फोट होने के कारण उसमें छितरा के अलग अलग खगोलीय पिंड बनने लगे, जैसे ग्रह बना, तारा बना, गैलेक्सी बना, नक्षत्र बना। फिर उसी के तहत जब विस्तार होते गया, जैसे आप देखिएगा कोई भी चीज फूटेगा, अब फूटेगा तो विस्तार होगा ना, जैसे कि अभी बोले हम मूरी का लड़ुआ है, वो फूटेगा तो थोड़ा सा विस्तार होगा, एक्सपेंस होगा ना। तो वैसे ही बिग बैंग थ्योरी में उसका एक्सपेंस हुआ, विस्तार हुआ, इसी से हम लोग का ब्रह्मांड बना है। अब इसी के सिद्धांत के कुछ प्रमुख बातें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना है बिग बैंग थ्योरी कौन दिया, जॉन लैमिनेटर दिया, जो संबंधित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। शुरुआत में क्या है, पहला स्टेज है कि 13.8 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड में अत्यधिक गर्म और घनी अवस्था में एक पिंड का विस्फोट हुआ। और ये विस्फोट के कारण दूसरा में समय, स्थान और पदार्थ अस्तित्व में आए, फूटने के बाद चीजें बिखर के बाहर आई। तीसरा है ब्रह्मांड का विस्तार। यह विस्फोट आज भी जारी है, जिससे आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही है। इसको हम लोग आगे भी देखेंगे कि हो क्या रहा, कि अभी भी विस्तार हो ही रहा है, अभी भी फैल ही रहा है। तापमान में गिरावट, जैसे जैसे ब्रह्मांड फैला उसका तापमान कम होता गया और परमाणु बनने लगे। कहने का क्या मतलब है कि जब सघन घनत्व वाला कोई पिंड था, उसमें विस्फोट हुआ और बिखराव होने लगा, तो बिखराव होने का एक स्टेज में तो ये होगा ना कि अगर सट के है, जैसे मूरी का लड़ुआ गरम गरम बनाया तो सट के है तो एकदम गरम लगेगा, लेकिन अगर भड़क गया तो किनारे वाला ठंडा हो जाएगा।
तो वैसे ही समझ लीजिए कि तापमान में कैसे आई, वैसे ही गिरावट आने लगी जब का उसका विस्तार होके उससे दूर हुआ था। और पहले तारे और आकाश गंगाएं बनी। अभी हम लोग फिगर में देखें ना, यहाँ देखें कि सबसे पहले तारा और आकाश गंगा बना है, ये आकाश गंगा है। और आकाश गंगा कैसे बना इसको लेके, मतलब तारे कैसे बने, तारों से अपना ग्रह कैसे बना, ये सब पढ़ना है आगे। तो अभी समझ लेना है कि जो 5 स्टेज था उसमें क्या हुआ कि जब चीजों का बिखराव हो रहा था गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जैसे कोई भी चीज में क्या होता है, खींचने का गुण होता है, उसको गुरुत्वाकर्षण करते, ग्रेविटी कहते हैं। जैसे कि सेब गिरा न्यूटन का, तो पृथ्वी खींच ली, तो गुरुत्वाकर्षण का बल था। तो जब चीजें बिखराव में आई, पदार्थ जब आया तो एक दूसरे को खींचेगा ना, तो खींचने के साथ साथ उसमें जो गैस था वो सब इकट्ठा हुआ और उससे तारा और आकाश गंगा बना। तो ये था बिग बैंग थ्योरी का पूरा प्रोसेस कि कैसे बिग बैंग थ्योरी अस्तित्व में आई और ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। अभी आपके लिए बस ये याद रखना है कि बिग बैंग थ्योरी कौन दिया, तो जॉन लेमिनेटर दिया, और इस तरह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। ये बिग बैंग थ्योरी का एक और फिगर है, देख रहे हैं ना यहाँ पे, समझ लीजिए कि ये कोई सघन पिंड था, कोई सघन पिंड था ये वाला, ठीक है। अब इसमें किसी कारण, गर्मी के कारण या कोई भी कारण से इसमें विस्फोट हुआ, ठीक है। विस्फोट होने के बाद देख रहे हैं फिर थोड़ा सा बड़ा विस्फोट होके बड़ा बना, फिर से और विस्फोट होके और बड़ा बना, विस्तार हो गया, फिर लास्ट में विस्तार होने के बाद पदार्थ वगैरह बनने लगे, समझ लीजिए हमारे तारे सितारे बनने लगे। फिर देखते जाइए विस्तार होते होते यहाँ आकाश गंगाएं बन गई, और उसके बाद लास्ट में अभी जो हम लोग का ब्रह्मांड वाला जो लुक है वो इस तरीके से है। तो ये बिग बैंग थ्योरी का एक समझ लीजिए कि फिगर है, जिससे आप समझ सकते हैं कि बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ था। अब हम लोग को जान लेना है एक और चीज है, हब्बल का नियम। इसको हब्बल टेलीस्कोप के द्वारा भी समझ लीजिए कि हब्बल का नियम क्या कहता है। हब्बल का नियम ये कहता है ना कि जब बिग बैंग थ्योरी के द्वारा बिग बैंग थ्योरी हुई और महाविस्फोट से जो पिंड था उसमें विस्तार हुआ, अब वो विस्तार अभी भी जारी है, उसको यह हब्बल का नियम कहता है। यह सिद्ध करता है कि आकाश गंगाएं हमसे दूर जा रही हैं। आकाश गंगाएं यानी जो तारों का समूह है वो एक दूसरे से दूर जा रहा है क्योंकि वो फैल रहा है। अब इस नियम को एडविन हब्बल ने, इंपॉर्टेंट है नाम, हालांकि उन्हीं के नाम पर है तो याद रखना दिक्कत नहीं है, 1929 में प्रतिपादित किया। और इस नियम के अनुसार आकाश गंगाएं यानी सभी चीजें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और वे उतनी ही तेजी से हमसे दूर जा रही हैं। कहने का मतलब है आकाश गंगाएं और सभी पिंड जो ब्रह्मांड में है वो दूर जा रही हैं। देख लीजिए सब कुछ दूर जा रहा है, तभी तो पहले इतना सटा सटा था, अब दूर जा रहा है तभी तो विस्तारित हो रहा है, तभी तो इतना फैल रहा है। यहाँ पे भी, इसमें भी यही फिगर है, इसमें भी यही चीज है कि सभी पिंड एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, अभी भी इस पे जो विस्फोट होने के बाद फैलाव और बिखराव जारी है। इसको बोलता है हब्बल का नियम कि सभी आकाशगंगाएं, तारे, ग्रह एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो ये सिद्धांत था हब्बल का सिद्धांत, ठीक है। अब हब्बल का सिद्धांत क्या है, समर्थक है बिग बैंग थ्योरी का। बस आपको याद रखना कि हब्बल का नियम ये बताता है कि आकाशगंगाएं हमसे जितनी दूर है, हमसे जितनी दूर है वे उतनी ही तेजी से हमसे दूर जा रही हैं, मतलब कि उनमें विस्तार हो रहा है, अभी भी वो लोग फैल ही रहा है, ठीक। और ये हब्बल का जो नियम है, हब्बल्स लॉ, ये बिग बैंग थ्योरी का समर्थक है। अब इसका एग्जांपल एक एनसीईआरटी बुक में है, एनसीईआरटी 11th के बुक में। जितना भी पीपीटी है सब सोर्स है एनसीईआरटी और कुछ टेक्स्ट बुक का, हालांकि एकदम नहीं पढ़ना है आपको, अगर पढ़ने जाइएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो हब्बल का नियम को समझाने के लिए एक एग्जांपल क्या है कि जिस तरह से एक बलून लीजिए, ठीक है, इस बलून में
कहीं कहीं मार्क कर दीजिए, कोई कोई साइन बना दीजिए, ठीक है, कोई कोई चिन्ह बना दीजिए। अब इसमें हवा से इसको फैलाइए। अब हवा से फैलाइएगा तो एक दूसरे से देखिएगा कि दूर जा रहा है, ठीक है, एक दूसरे से क्या हो रहा है कि दूर जा रहा है। इमेजिन कर लेना है। थोड़ा सा और फैलाइएगा तो क्या होगा कि फिर एक दूसरे से दूर जा रहा है। ऐसा होगा ही, क्योंकि फैलाने के साथ साथ ये भी फैल रहा है। तो इसी तरह से हब्बल का नियम क्या कहता है कि आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, अभी भी उनमें विस्तार हो रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल था हब्बल का नियम का। अब हम लोग देख लिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उससे संबंधित जो भी नियम था। दो नियम बहुत जरूरी है, एक बिग बैंग पढ़ना जरूरी है और हब्बल का नियम पढ़ना जरूरी है। बिग बैंग में कि कोई भी एक सघन पिंड था, उसमें विस्फोट हुआ और विस्तारित होकर ब्रह्मांड बना। और हब्बल का नियम क्या कहता है कि जो विस्तार होकर ब्रह्मांड बना आज भी विस्तारित हो रहा है, आज भी फैल ही रहा है। ठीक, अब जब हम लोग ब्रह्मांड पढ़ लिए तो सीधे अब आते हैं अपने तक सीमित करते हैं। सौर मंडल के बारे में पढ़ते हैं कि सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, जो हमारा अभी सूरज है और जो हमारे ग्रह हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो सूर्य और उसके आसपास के क्षेत्रों को सौर मंडल कहा जाता है। ठीक है, सौर मंडल किसको कहते हैं? तो सौर मंडल और उसके जो आसपास क्षेत्र में उसके गुरुत्वाकर्षण यानी उसकी ग्रेविटी के संपर्क में जितने भी ग्रह है ना, जितने ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, वो सारे सौर मंडल के भाग है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता है सौर मंडल के भाग कौन से हैं, तो उसके संपर्क में जो भी ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह हैं, चाहे जो भी बौना ग्रह है, सभी सौर मंडल के भाग हैं। हालांकि इसका उत्पत्ति को लेकर बहुत सारे विवादित सिद्धांत हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन जो अपना स्टेट फॉलो करता है, जो थ्योरी, मतलब कि जिन जिन थ्योरी को एज एग्जाम्पल में क्वेश्चन आया हुआ है या फिर जो एनसीईआरटी बुक्स में है, क्योंकि वो कहीं से भी तो क्वेश्चन नहीं उठाएगा, उठाएगा वहीं से जो इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए एक सिद्धांत है एक तारा सिद्धांत के जरिए कैसे सौरमंडल बना और कैसे ग्रह बने। फिर एक है दूर तारा सिद्धांत के द्वारा कैसे ग्रह बना और सूरज बना, और एक है द्वि तारा सिद्धांत। ठीक है, तो पहला पढ़ लेते हैं हम लोग मोनोस्टार थ्योरी यानी एक तारा सिद्धांत, कि कैसे एक तारा सिद्धांत के जरिए सौरमंडल यानी कि सूरज और उसके आसपास के ग्रहों का उत्पत्ति हुई। तो पहला एक तारा सिद्धांत, मोनोस्टार थ्योरी। तो इसमें क्या कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार सौर मंडल का निर्माण स्वयं सूर्य के टुकड़ों से हुआ। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि एक ही तारा था और वो था सूरज। अब उसमें क्या हुआ कि जैसे कि सूरज, हाथ में एक कटोरा लीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एक कटोरा लीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए। अब उसको जोर जोर से घुमाइए, और क्या कर रहा है सूरज, तो एक तो घूम भी रहा है, घूर्णन भी कर रहा है, एक परिक्रमण भी कर रहा है। अब घूम भी रहा है और परिक्रमण भी कर रहा है, तो होगा कि जैसे कि डूबा में पानी रखा तो छिटक जाएगा, तो उसी तरह सूरज से भी उसका पदार्थ छिटक के निकला और उसी से ग्रह बना। लेकिन जो विद्वान लोग बोला कि ठीक है, हम मान के चलते हैं कि सूरज से ही छिटक के निकला और ग्रह बना, ग्रह उपग्रह बना। लेकिन एक बात बताइए कि जो सूरज में जो एलिमेंट है, जो तत्व है, वही हमारे ग्रह में भी होने चाहिए, क्योंकि उसी से टूट के निकला है। लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें अलग तत्व है, इसमें अलग तत्व है, तो ये पूरा का पूरा थ्योरी फेल हो गया। लेकिन जो थ्योरी है उसको देख लेना है। तो पहला था इस एक तारा सिद्धांत के अंतर्गत गैसीय सिद्धांत, और इसको कौन दिया है? इमानुअल कांट ने। याद कर लेना है, गैसीय सिद्धांत जो एक तारा सिद्धांत है वो कौन दिया है? कांट ने। हम इसको कैसे याद रखते हैं? ट्रिक के माध्यम से इसको याद रखते हैं। जीके, एक हो गया गैसीय सिद्धांत और के हो गया कांट, इसने प्रस्तुत किया। और इस सिद्धांत के अनुसार वही चीज बोला कि सूर्य में घूर्णन गति के कारण उसके बाहरी परत अलग हो गया। सूरज में एकदम जाहिर सा बात है, इतना बड़ा आग का गोला है, अब वो घूम भी रहा है, परिक्रमा भी कर रहा है, तो उससे कोई भाग छिटक गया होगा। अपने में थ्योरी बनाया कि छिटक गया होगा और उसी से बना होगा हम लोग का ग्रह वगैरह, और जो ठंडा होकर बाद में ग्रहों का निर्माण हुआ। तो इस तरीके से कांट गैसीय सिद्धांत दिया, और इसको बोलते हैं हम लोग गैसीय सिद्धांत जो कांट दिया एक मोनो स्टार थ्योरी के जरिए।
यही हुआ होगा ऐसा। अगर आप एक तरीके से सोचिएगा तो लगेगा कि ये वाला सिद्धांत बढ़िया है, लेकिन आलोचक लोग बोला कि अगर ऐसा बात है तो सही में उसी से अलग हुआ है, तो उसी का एलिमेंट और तत्व होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग है, तो ई थ्योरी हो गया फेल। लेकिन यह इम्पोर्टेंट, तो इसको पढ़ लेना है हमको। फिर दूसरा है निहारिका यानी कि नेबुला सिद्धांत, और इसको कौन दिया? इसको दिया लापालस, सिमोन लापालस। तो इसको हम कैसे याद रखते हैं ना, एनएल। इसका ट्रिक्स क्या याद रखते हैं? एनएल। अब ये क्या किया, इस सिद्धांत के अनुसार सूर्य की बाहरी परत ठंडी हो गई जबकि आंतरिक भाग गर्म बन गया। परिणाम स्वरूप बाहरी भाग टूटकर अलग हो गया और उन्हीं खंडों से ग्रह का निर्माण हुआ। मतलब कि दोनों का कहना एक ही है कि सूरज से टूट के अलग होके ग्रह वगैरह बना। ठीक है, तो इसमें ये बोला कि भैया टूट के अलग हुआ, और इसको थोड़ा सा इसको सही करने के लिए ये एक तो अपना थ्योरी बनाया कि क्या हुआ होगा कि सूरज होगा, सूरज बहुत ज्यादा घूम रहा था, बहुत गर्म हो गया था। तो गर्म होने के साथ देखिएगा कि कोई भी चीज, जैसे टमाटर गर्म कीजिएगा, टमाटर को, ये टमाटर का चोखा बनाइएगा, तो टमाटर का चोखा में क्या होता है, उसको जब आग में गर्म करते हैं हम लोग, तो जब उसको सेकते हैं तो सेकने के साथ उसका जो छिलका है वो अलग हो जाता है। तो उसी तरह से अलग हो गया होगा, और जब ठंडा हो गया, जैसे कि छिलका अलग हो गया और जो गूदा वाला भाग है वो अलग हो गया, वो अंदर से अगर उंगली डालिएगा तो कितना गर्म होता है। तो जो ठंडा हो गया वो ठंडा होकर ग्रह बन गया, और इसी से हम लोग का एक सौर मंडल का निर्माण हुआ। कहना था निहारिका सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है, इसको बोलते हैं नेबुला थ्योरी। लापालस दिया था, और इसमें यही चीज बोला था कि जो आंतरिक भाग है वो गर्म रहा तो सटले रह गया, इक्के में रह गया, और जो ठंडा हो गया वो छिटक के अलग हो गया और उससे ग्रह बन गया। और दोनों का मेन जो ओरिजिन है, जो मेन लक्ष्य है, एक ही बात पे टिका हुआ कि एक एक तारा से ग्रह का निर्माण हुआ है, हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ है। तो इसका अगर आप फिगर बनाना चाहते हैं तो फिगर बना सकते हैं अपने से भी, कि मान के चलिए कि ये सूरज होगा, सन होगा, आदमी कैसे मरता है? बुढ़ा के मरता है। तो उसी तरीके से जो तारों का मरने की अवस्था उसको बोलते हैं ब्लैक, यानी कि ब्लैक होल थ्योरी। तो इस सिद्धांत में ये चीज बोला कि भैया सूर्य में जो सौरमंडल में दो तारा था, और दो तारों में पहला तारा में किसी कारण से विस्फोट हो गया, और दूसरा तारा ब्लैक होल के कारण विलीन हो गया। समझे? जबरदस्ती ई भी लगल रह गया अपना थ्योरी को सिद्ध करने में, लेकिन इसका थ्योरी को थोड़ा सा मान्यता प्राप्त, देख रहे हैं ना यहाँ लिखा भी, इस सिद्धांत को वैज्ञानिक समुदाय से मान्यता प्राप्त है, और माना जाता है कि वर्तमान ग्रहों का स्वरूप उसी विस्फोटक तारे के समान है। कहने का क्या मतलब है कि डबल स्टार थ्योरी में कि जो ये अपना सन है, ठीक है, ये एक तारा है, और एक ये दूसरा तारा, ठीक है, ये दूसरा तारा है। अब हुआ क्या कि कि पहले वाले में, ये पहले वाले स्टार में, ये पहले वाले स्टार में किसी कारण से विस्फोट हो गया, और विस्फोट होने के कारण इसी से छोटा छोटा अपना ग्रह निकला। ठीक है, इसी से छोटा छोटा अपना ग्रह निकला, और ये तारा खत्म हो गया। और दूसरा जो तारा था
जिसके कारण ये सब घटना हो रहा था। तो दूसरा तारा, ये जो दूसरा तारा है वो ब्लैक होल, ब्लैक होल घटना के कारण दूसरा तारा मर गया। मतलब जबरदस्ती सिद्ध करने वाला बात कि ब्लैक होल के कारण जो तारा था, दूसरा तारा था, वो मर गया, इसलिए तारा नहीं है सौरमंडल में। और जो ये जो ग्रह बना है ये इस सूरज से नहीं बना है, एक ठो और तारा था, वो तारा में विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के कारण सौरमंडल का ये सब ग्रह बना। ये था हमारा डबल स्टार थ्योरी। तो डबल स्टार थ्योरी में यही कहना है कि भैया सूरज के अतिरिक्त हमारे सौर मंडल में दो गो तारा था, एक गो तारा में विस्फोट हुआ और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो समीप आ गया, जिसके कारण ग्रह का निर्माण हुआ, जबकि दूसरा तारा ब्लैक होल के कारण विलीन हो गया। ले भैया, जबरदस्ती का कहने का यही मतलब है कि सिद्ध करने के लिए ये सब अड़ गया था, कैसनो सिद्ध कर देना है। तो इस तरीके से हमारा डबल स्टार थ्योरी दिया गया लिल्टन का कि सूरज में, हमारे सौर मंडल में दो तारे थे, पहला तारा में विस्फोट हुआ और गुरुत्वाकर्षण के कारण सब खिंचा के इधर आ गया, ठीक है। और दूसरा तारा जो था, जो ब्लैक होल की घटना है, जिससे तारा क्या होता है, मर जाते हैं, तो ब्लैक होल के कारण दूसरा तारा मर गया और हमारे सौर मंडल में नहीं है। तो ये था डबल स्टार सिद्धांत। तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। एक तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग कि ज्योग्राफी का थ्योरी देख लिए, ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी के पिता कौन है, तो इरेटोस्थेनीज। एस्ट्रोनॉमी देखें, एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, सभी खगोलीय घटनाओं का अध्ययन जो पढ़ा जाता है वो एस्ट्रोनॉमी है। पहला टॉपिक हम लोग ब्रह्मांड लिए हैं, कॉस्मोस। और ब्रह्मांड क्या होता है, अंतरिक्ष में जितने भी खगोलीय पिंड है, जो ज्ञात अज्ञात ग्रह तारा गंगा है, वो सभी ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड का एक पिक्चर है। यहाँ पे हम लोग देख लिए कि हम लोग जिस आकाश गंगा में हैं, उस आकाश गंगा का क्या नाम है, मंदाकिनी। और जो हमारी निकटतम गैलेक्सी है आकाश गंगा, उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। और ये कौन है पता नहीं। फिर हम लोग देखे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, उसको लेके क्या क्या सिद्धांत दिए गए हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेके सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी क्या था, बिग बैंग थ्योरी, जो कौन दिया था, जॉन लेमिनेटर ने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनका क्या कहना था कि एक समय 13.8 अरब वर्ष पहले एक सघन पिंड था और उसमें किसी कारण से विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के कारण उनका जो खगोलीय पिंड बाहर निकल के आए और उससे पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। उसमें तारा, आकाशगंगा सभी हैं। और इसी थ्योरी को समर्थन देते हुए हब्बल का नियम, यानी कि हब्बल ने बोला कि जिस तरह उसमें विस्फोट हुआ और सभी खगोलीय पिंड अस्तित्व में आए, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, और आज भी उस पर विस्तार जारी है। वो बलून वाला एग्जांपल दिए कि बलून में क्या कीजिए कि आप थोड़ा सा फिगर ड्रॉ कर दीजिए और उसको फुलाइएगा तो फैलेगा। उसी तरह आज भी ब्रह्मांड में विस्तार की घटना चल ही रही है, जो समर्थक है बिग बैंग थ्योरी की। अब उसके बाद हम लोग सौरमंडल की उत्पत्ति को देखें, तो सौरमंडल की उत्पत्ति को लेकर बहुत सारा थ्योरी दिए, तो दिमाग में हुचपुच हो गया होगा। एक तारा सिद्धांत कौन दिया था, तो दिया था लाप्लास और कांट, जिसमें गैस सिद्धांत कांट दिया था, ठीक है। गैस हो जाता तो आदमी वैसे भी बहुत कांटता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या था कि सूरज बहुत तेजी से घूम रहा होगा, घूमने के कारण से छिटक के जो खगोलीय पिंड है, परमाणु जिस तरह से निकलते हैं, लड़ुआ से निकलता है ना, बताएं कि लड़ुआ अगर गर्म है, अचानक फूट गया, फूटने से क्या होता है, तो मुरी उरी निकलता है ना, मुरी का लड़ुआ तो मुरी निकलेगा। तो उसी तरह से क्या हुआ कि सूरज में क्या हुआ, घूर्णन के कारण उसमें टूट गया और उसी से ग्रहों का निर्माण हुआ। लेकिन इसका आलोचना किया वैज्ञानिक लोग कि भैया अगर सूरज से निकला है तो फिर कैसे उन दोनों का परमाणु अलग अलग है, सूरज में कुछ अलग है और इसमें कुछ अलग है, दोनों के एलिमेंट अलग है। निहारिका सिद्धांत, नेबुलर थ्योरी लाप्लास ने दिया।
अब निहारिका नेबुला क्या होता है ना कि एक गैस से बादल है, गैसों का बादल समझ लीजिए। तो इसमें भी वही चीज बोला कि सूरज का जो बाहरी परत है वो ठंडा हो गया और अंदर का परत गर्म था। एग्जाम्पल क्या लिए थे हम लोग, टमाटर का चोखा वाला लिए थे ना, भरता वाला, कि बाहर वाला जब हम लोग उसको गर्म करते तो अंदर गर्म हो जाता है लेकिन बाहर ठंडा रहता है, और ठंडा होने के कारण उसका जो छिलका है तुरंत निकल जाता है। तो उससे हो सकता है कि सौरमंडल का निर्माण हुआ होगा। लेकिन दोनों थ्योरी गलत था, क्योंकि दोनों का एलिमेंट सेम नहीं था। सूरज और इन दोनों का हम लोग का सौरमंडल का ग्रह का एलिमेंट सेम नहीं था। फिगर भी हम लोग देख लिए थे। द्वि तारा सिद्धांत में चेम्बरलिन और जीन्स वाला देख लिए थे। चेम्बरलिन यही बोला था कि सूरज के अलावा एक और था, और उसके कारण जब टूट गया तो उससे हमारा सौरमंडल बना। ये भी वही चीज बोला, लेकिन दोनों का थ्योरी गलत है, क्योंकि भैया अगर सौरमंडल में एगो और तारा था और उसके कारण जबरदस्ती गुरुत्वाकर्षण कारण सूरज से अगर हमारे पिंड निकल के आए और ग्रह बने तो दूसरा तारा कहाँ गया? तो इसकी भी आलोचना करते हुए इस थ्योरी को नहीं मान्यता मिली। लेकिन जो अंतिम थ्योरी को मान्यता मिली वो डबल स्टार थ्योरी था, जो कौन दिया था? लिल्टन ने। ठीक है, और लिल्टन एकदम लालटेन की तरह एकदम ज्ञान प्रदर्शित करते हुए बोला कि गुरुत्वाकर्षण, यहाँ पे हमारे सौर मंडल में दो तारे थे जिसमें से एक तारा था जिसमें विस्फोट हुआ और विस्तारित होके हमारे सौर मंडल के सभी ग्रह उपग्रह बने, और जो दूसरा तारा था जो ब्लैक होल घटना के कारण मर गया। ठीक है, तो ये टॉपिक रिवीजन भी हो गया, इसको रिवीजन कीजिएगा। कोई भी डाउट होगा तो एक बार पूछिएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में डाउट। सर सर